डियर स्टूडेंट, हम लोग आज ज्योग्राफी के नेक्स्ट सेशन में चलेंगे। ड्रेनेज सिस्टम, दैट मीन्स कि अपवाह प्रणाली। अपवाह प्रणाली एक ऐसा चैप्टर है जो कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से प्लस जेपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो मैकेनिज्म है उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस अपवाह प्रणाली के अंतर्गत जितने भी नदियां हैं उस नदियों का वर्गीकरण किया गया है, उसका कहाँ से वो जल ग्रहण करती है, उसका उद्गम कहाँ पे है, उसका मुहाना कहाँ पर है, उसके क्या क्या वितरिकाएँ होती हैं, इस सारे तथ्यों का डिस्कस यहाँ पे हम लोग करेंगे। ये जो अपवाह प्रणाली है, इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहला है अपवाह क्या होता है। ड्रेनेज। सेकंड में देखेंगे अपवाह प्रणाली क्या होता है। ड्रेनेज सिस्टम। थर्ड में देखेंगे जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। फिर देखेंगे उद्गम, मुहाना, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है। अपवाह। अपवाह का ड्रेनेज का मतलब हुआ कि कोई भी छोटी छोटी जो जल धाराएं हैं, वो जल धाराएं या तो हिम के पिघलने के कारण हो, बारिश के कारण हो, तो वो जो छोटी छोटी धाराएं जब एक समूह के रूप में बहती है तो ये जो क्षेत्र है वो कहलाता है अपवाहनिक ड्रेन। यही जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, तो ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत जितने भी छोटी छोटी जलधारा है, या तो वो हिम के द्वारा, ग्लेशियर के पिघलने से आती हो, बारिश से, वर्षा से होती हो, या तो फिर कोई पहाड़ से निकलते हुई धारा जब एक समूह के रूप में मुख्य धारा में आके मिलती है, तो ये जो पूरा तंत्र है इसको बोला जाता है अपवाह प्रणाली, दैट इज ड्रेनेज सिस्टम। अब ये जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। ये जो पोर्शन है जहाँ जहाँ से वो मुख्य नदी अपनी वितरिकाओं के साथ जिस जिस पॉइंट से वो जल को ग्रहण करती है, वो क्षेत्र कहलाता है कैचमेंट एरिया। ठीक। अब ये जो कैचमेंट एरिया है ना, ये इसका आगे क्लासिफिकेशन होगा। देखते हैं उद्गम क्या है और मुहाना क्या है। जो जहाँ से ये नदी का उत्पन्न होती है, उत्पत्ति, ओरिजिनेशन, वो उसका उद्गम स्थल कहलाता है। मुहाना, मुहाना कहाँ होता है, जहाँ पे नदी, छोटी नदी, बड़ी नदी जाके समुद्र में मिल जाती है, तो वो मुहाना कहलाता है। ठीक है। मुहाना भी दो तरीके से होती है। एक कहलाता है डेल्टा के रूप में और एक एस्चुअरी। आखिर ये डेल्टा एंड एस्चुअरी क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सपोज ये कोई एक माउंटेन है, ठीक। माउंटेन से कोई भी एक रिवर आ रही है, रिवर आ रही है, ठीक है। रिवर क्या होगा, आगे जाके समुद्र में मिल जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी जब अपने मार्ग से होते हुए इस कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ती है, तो अपने साथ कुछ कुछ सेडिमेंट, कंकड़, पत्थर, बालू, छोटे छोटे कण अपने साथ में अवसाद के रूप में लाती है। और ये जो अवसाद है, जहाँ से वो नदी समुद्र में आके मिलती है, तो अवसाद के रूप में जमा करती है, तो ये डेल्टा कहलाता है। डेल्टा का मतलब क्या, जब भी कोई मुख्य नदी अपने साथ अवसादों को लाके समुद्र में जमा करती है तो डेल्टा कहलाता है। लेकिन एस्चुअरी जस्ट इसका उल्टा है। एस्चुअरी का मतलब हुआ कि वो जो नदी आ रही है
अपने साथ कोई भी अवसाद नहीं लाएगी। मुख्य नदी जो है अपने साथ कोई भी अवसाद नहीं लाएगी और सीधे जाके कहाँ, समुद्र में मिल जाएगी। तो ये कहलाता है एस्चुरी। इसको बोलते हैं ज्वारनदमुख। ठीक, ये हो गया एस्चुरी जहां पे कोई भी अवसाद ना हो, और डेल्टा जहां पे अवसाद युक्त मुहाना। डेल्टा हो गया अवसाद युक्त मुहाना, जबकि एस्चुरी क्या है, अवसाद मुक्त मुहाना। मुक्त है यहाँ पे फ्री, यानी कि यहाँ पे अवसाद नहीं होगा, यहाँ पे अवसाद होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, नर्मदा, तापी नदी जो कि एस्चुरी बनाती है। डेल्टा का कौन कौन सा नदी, डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ बनाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि ये क्या होती है। अपवाह प्रणाली, अपवाह प्रणाली भी 3-4 तरीके से होती है। वो कौन कौन से तरीके हैं, पहला तरीका है कि वो तो वृक्ष के आकार में होगा, वृक्ष की शाखाओं के आकार के रूप में होगा। वो क्या कहलाता है, ठीक है। देखिए, अपवाह प्रणाली में 2-3 तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है। पहला तो वो उसकी जो आकृति होगी, ये जो अपवाह प्रणाली है इसका जो आकृति है वो कितने तरीके से होगा। एक तो हो गया आपका डेंड्रिटिक। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वो वृक्ष की शाखा के रूप में, वृक्ष की शाखा के सदृश, यानी कि जो भी नदियां होंगी, मुख्य नदी, इसके जो वितरिकाएं होंगी, वितरिकाएं मतलब सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज जिसको बोलते हैं, वितरिकाएं, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और ये है मुख्य नदी। अब देखिए, ऐसा अपवाह प्रणाली जिसमें कि मुख्य नदी और वितरिकाएं के बीच एक वृक्ष के शाखा के सदृश दृश्य उत्पन्न होता है। ये मुख्य नदी हो गया और ये वाला सहायक नदियां हो गया, वितरिकाएं हो गया। तो देखिए, वृक्ष के शाखा के जैसा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं डेंड्रिटिक। ठीक है, उसी प्रकार से इसका सेकंड वर्गीकरण कौन सा है, देखिए सेकंड वर्गीकरण है रेडियल, यानी कि अर्य अपवाह तंत्र, अर्य अपवाह तंत्र या प्रणाली। अर्य अपवाह तंत्र या प्रणाली का मतलब हुआ कि इसका जो कैचमेंट एरिया है या तो फिर इसका जो अपवाह है वो एक पर्वत के रूप में पर्वत के चारों दिशाओं में मूव करेगा। ठीक है, ये हो गया पर्वत श्रेणी, पर्वत, और इसके जो ऊपरी भाग है यहाँ से नदी का उद्गम होगा और पर्वत के सहारे आगे पीछे जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अर्यः अपवाह तंत्र, रेडियल। ठीक है, उसी प्रकार से एक और अपवाह तंत्र है प्रणाली, उसका वो कौन सा है, थर्ड में है ट्रेलिज। ट्रेलिज। अब ये इसमें देखिए, इसमें कैसा आकृति बनेगा, ये मुख्य नदी है, मेन रिवर है ना, इसकी वितरिकाएं देखिए,
ये मुख्य नदी, ये वितरिकाएं, वितरिका, ठीक है। ये वितरिका प्राथमिक वितरिका है। कैसे? देखिए, कोई भी नदी जब मूव करती है तो उसकी जो पहले प्रथम दृष्टिगत जो सहायक नदी होती है वो क्या क्या है? प्राथमिक वितरिका। अब इसी प्रकार से कोई और नदी आके इस नदी में आके मिलती है तो क्या कहलाती है? द्वितीयक वितरिका। द्वितीयक, और ये हो गया प्राथमिक। ध्यान दीजिए, जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी में पहली सहायक नदी आके जो मिलती है वो प्राथमिक वितरिका, और द्वितीयक वितरिका कौन है? जो प्राथमिक वितरिका में आके मिलती है, ठीक है, वो कहलाया द्वितीयक वितरिका। ठीक, तो ट्रेलिस में क्या होता है कि जो मुख्य नदी और प्राथमिक वितरिका के बीच संबंध है, ये देखिए, ये दोनों समानांतर दिख रहे हैं ना, ये मुख्य नदी और ये प्राथमिक वितरिका, दोनों समानांतर है। और जो सेकेंडरी वितरिका होगा वो इसके या तो इसके परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स कि समकोण होगा। द्वितीयक वितरिका ये क्या होगा? समकोण होगा, किसके? मुख्य नदी के। और प्राथमिक वितरिका समानांतर, किसके? मुख्य नदी के। ऐसी स्थिति जब देखने को मिलती है तो वो क्या कहलाता है? ट्रेलिस। ठीक है, इसी प्रकार से एक और वर्गीकरण है नेक्स्ट, फोर्थ नंबर। वो कौन सा है? केंद्राभिमुख। केंद्राभिमुख, सेंट्रीपेटल। इसमें क्या होता है? देखिए, कोई भी छोटी मोटी झील या तो फिर वैसे अवसाद युक्त जिसमें कि जल का प्रवाह होता है, चारों दिशाओं से आके जो जल का प्रवाह है वो एक निश्चित क्षेत्र की ओर गमन करता है। तो ये जो पोर्शन है, देखिए, केंद्र की ओर मूव कर रहा है। ये जो छोटी छोटी झील से, या तो फिर झील से आ रही हो या तो फिर अवसाद से होती हुई छोटी छोटी नदियां आ रही हो ना, पानी बह रही हो, और एक केंद्र की ओर गमन करता है, तो ये जो क्षेत्र स्थिति ऐसा उत्पन्न होता है तो केंद्राभिमुख अपवाह प्रणाली कहलाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि अपवाह प्रणाली का हमारे भारत में क्या योगदान है, उसका क्या क्या उसका वितरण क्या हुआ है। ठीक है, देखिए, अपवाह प्रणाली यदि भारत में देखा जाए, ये देखिए भारत है। ठीक है, तो भारत के दृष्टिकोण से अपवाह प्रणाली मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया हिमालय की अपवाह प्रणाली, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की अपवाह प्रणाली। ठीक, अब देखिए, ये जो हिमालय की प्रायद्वीपीय नदी, हिमालय की जो अपवाह प्रणाली है, उसमें भी कौन कौन से नदी का क्षेत्र यहाँ पे है, कौन कौन से नदी अपवाह प्रणाली है यहाँ पे, और जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली है, उसमें कौन कौन से रिवर हैं और उस रिवर के कौन कौन से अपवाह प्रणाली हैं, इसको देखते हैं। तो ये पहला वाला है हिमालयी अपवाह प्रणाली, और सेकंड प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली। ठीक, प्रणाली। अब यहां पे देखते हैं, ये जो प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली है, इसके भी दो भाग हो गए हैं। वो कौन कौन से दो भाग है? देखिए, ये जो है मेरा पोर्शन, इधर हो गया क्या? अरब की शाखा, अरब सागर, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी।
तो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में आके मिलती है वो कहलाता है क्या? पूर्ववर्ती नदियाँ। क्या कहलाता है? पूर्ववर्ती नदियाँ, यानी कि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। ठीक उसी प्रकार से वैसी नदियाँ जो कि अरब सागर में आके मिलती है वो कहलाते हैं पश्चिमवर्ती नदियाँ, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। तो वे कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में आके गिरती है, यानी कि पश्चिम फ्लोइंग रिवर? वो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है? तो इसको हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली के अंतर्गत। और जो हिमालय अपवाह प्रणाली है, इसमें हिमालय जो पर्वतमाला है, हिमालय पर्वत, उसमें कौन कौन सी नदी हैं उसके अपवाह प्रणाली के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हिमालय अपवाह प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती है। इसमें देख रहे हैं हम लोग हिमालय अपवाह प्रणाली। इसमें देखिए ये जो इंडिया का पोर्शन है, यहाँ पे मुख्यतः हिमालय के अंदर तीन तरह की नदियाँ हैं, तीन नदियाँ हैं। वो कौन कौन सा है? एक सिंधु नदी, एक गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कौन कौन सी है? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहाँ पे देख हम लोग डिस्कस करेंगे सिंधु नदी का। सिंधु नदी तंत्र, ये क्या है? सिंधु नदी तंत्र। उसी प्रकार ये क्या है? गंगा नदी तंत्र। उसी प्रकार ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे आज का डिस्कशन में वो होगा सिंधु नदी तंत्र, ये वाला पोर्शन। इसके पहले मैं ये बता दूं कि आप लोगों के मन में ये विचार हो रहा होगा कि ये जो तीनों नदियाँ एक ही जगह पे उद्गमित होती है, इसका डायरेक्शन ये इधर की ओर मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन पश्चिम की ओर है, ये पूर्व की ओर है, ब्रह्मपुत्र का पूर्व की ओर है कि किस डायरेक्शन में है, इसको हम लोग एक इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। उसके बाद ये प्रयास करेंगे जानने का कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों का जो उद्गम है इसका कैसे विभाजन हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं उस जगह पे। याद कीजिए उस जगह पे जब पृथ्वी पेंजिया और पैंथालासा के रूप में था। ठीक है, और जब इसमें विभाजन हुआ था, ऊपर का भाग क्या कहलाया था? अंगारा लैंड, और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये जो हिमालय अपवाह प्रणाली है वो गोंडवाना क्षेत्र से संबंधित है। कैसे? अब देखते हैं यहाँ पे आगे। ये जो गोंडवाना के समय में हमारे जो भारत है उसका आकृति इस प्रकार से था। गोंडवाना लैंड वाला पोर्शन, ये कब की स्थिति है? ये है मायोसीन की स्थिति। कब की स्थिति है? मायोसीन। मायोसीन यानी कि आज से लगभग 5 to 27 मिलियन ईयर्स एगो का समय है। 5 to 27 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम पीरियड है। ठीक है, उस समय यहाँ पे क्या ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ था जिसके वजह से हिमालय नदी तंत्र यानी कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण हुआ? तो उस समय की स्थिति का अवलोकन करते हैं। देखिए,
ये जो गोंडवाना लैंड है यानी कि मायोसीन का समय, उस समय में यहाँ पे एक नदी बहती थी। ये कौन सी नदी थी यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो पेंजिया और पेंथालासा का विभाजन हुआ था, अंगारा लैंड और ये वाला पोर्शन गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड का, ठीक है। और इसका जब मूवमेंट हुआ उत्तर की ओर मूवमेंट होने के फलस्वरूप आज के जो वर्तमान महाद्वीप हैं उनका जो निर्माण हुआ, उसमें से जो टेथिस भूसन्निधि यानी कि टेथिस अवशेष के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ था वो क्या था? भूमध्य सागर, है ना। और इस भारत वाली पोर्शन में जिस नदी का प्रवाह था वो कहलाता था इंडो ब्राह्मण रिवर। ये वाली जो नदी है यहाँ पर देखिए, वो था इंडो ब्राह्मीण रिवर, ठीक है। और इसके ऊपर में एक और नदी था तिब्बतियन रिवर। यहाँ पे इसके जो पश्चिमी पोर्शन है यहाँ पे घग्घर नदी था। घग्घर नदी उसको कि पहले सरस्वती नदी बोला जाता था। क्या था? सरस्वती नदी। ये अभी लुप्त हो चुका है, क्योंकि ये देखिए कब का बात है, ये 5 से 27 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। तो इसमें क्या हुआ, अवसाद आके जमते गए, बहुत सारे अपरदन निक्षेपण की क्रिया हुई, इसके वजह से ये सरस्वती नदी जो है अभी क्या हो गया है, गायब हो गया है, ये लुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास उस समय कौन सा 2 नदी बच गया था? इंडो ब्राह्मण और तिब्बतियन रिवर, ठीक। अभी जो इंडो ब्राह्मण है और तिब्बतियन रिवर है, इसका फ्लो इस डायरेक्शन में था, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर। यहाँ पे देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का घूर्णन है, उस घूर्णन की वजह से इसका जल जो है पूर्व से पश्चिम की ओर इस जल का मूवमेंट हुआ, और इस जो जल का मूवमेंट है उसके वजह से ये जो इंडो ब्राह्मण रिवर है उसका मूवमेंट इधर से जाके हुआ, और यहाँ पे आपका उस समय था सिंध, गल्फ ऑफ सिंध, गल्फ ऑफ सिंध ये बहती थी, और उसी के डायरेक्शन में था तिब्बतियन रिवर, ठीक है। अब ऐसा एक स्थिति उत्पन्न हुआ, ये वाला पोर्शन है उसी समय, यानी कि 5 से 27 मिलियन वर्ष पूर्व के बाद का समय, यानी कि प्लायोसीन एज। कौन सा एज? ध्यान दीजिए, प्लायोसीन एज के टाइम पे, इस समय पे यहाँ पे कौन सा ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ, यहाँ पे जो आज का दिल्ली रीज है, दिल्ली रीज, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा है? दिल्ली रीज। प्लायोसीन एज में इस दिल्ली रीज का उत्थान हुआ। उत्थान दैट मीन्स कि अपलिफ्टमेंट। कैसे होता है कि ये नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस नदी का प्रवाह इस दिशा में है, दिल्ली रीज यहाँ पे इसका उत्थान हो रहा है, तो क्या होगा, इन नदी को विभाजित करने की कोशिश करेगी। ये जो दिल्ली रीज है इसका ऊपर की ओर अपलिफ्टमेंट हो रहा है। जैसे ही ये नदी ऊपर, ये दिल्ली रीज है, यानी कि इसका एक और नाम है पोतवार पठार। इस पोतवार पठार के कारण ये जो इंडो ब्राह्मीण नदी है उसका 2 भागों में विभाजन हो गया। कौन कौन सा भाग? एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। अब यहाँ पे देखिए टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, ये जो पश्चिम वाली भाग है उसका मूवमेंट पश्चिम की ओर सिंध की गल्फ में हो गया, और ये नदी जो कि तब तक इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, दिल्ली रीज के उत्थान के कारण इसका मूवमेंट रिवर्स हो गया, यानी कि ये अब इस डायरेक्शन में बहने लगी, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है पश्चिम की ओर मूव किया वो कहलाया सिंधु नदी, आज का वर्तमान नाम सिंधु नदी। और ये जो पूर्व की ओर जिसका प्रवाह हुआ वो आगे की ओर बढ़ता गया, ठीक है।
अब वैसा क्या स्थिति उत्पन्न हुआ जो कि इंडो ब्राह्मण नदी जो कि पहले पश्चिम की ओर मूव करती थी अब पूर्व की ओर मूव करने लगी थी। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा स्थिति उत्पन्न हुआ जो कि इंडो ब्राह्मण नदी को भी विभाजित कर दिया। ठीक है, तो वो समय है मध्य प्लायोसीन का काल। मध्य प्लायोसीन। इस काल में क्या हुआ, उस समय यहाँ पे था गारो गैप यानी कि मालदा गैप। यहाँ पे जो राजमहल और छोटा नागपुर के उत्तरी क्षेत्र में जो राजमहल है और गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है कहाँ, नागालैंड के पास। तो वो जो वर्तमान स्वरूप में देखें तो यहाँ का पोर्शन जो है देखिए, यहाँ पे था क्या, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ और यहाँ पे था आपका राजमहल पहाड़ी। ये कब की बात है, ये बात है मध्य प्लायोसीन काल का। ठीक है, ये जो है एक गैप बन गया, अंतराल। अंतराल क्या होता है कि नीचे जमीन का धंसना, जैसे ही ये नीचे धंसा एक अंतराल फॉर्मेशन हुआ। उस अंतराल में क्या हुआ कि जो इंडो ब्राह्मी नदी जो पूर्व की ओर बह रही थी उसका मूवमेंट किधर हो गया, इस गैप में, इस अंतराल में। और इस गैप में बहने के बाद ये कहाँ पे जाके मिला, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो ये जो इंडो ब्राह्मी नदी का दो भागों में विभाजन हो गया। एक क्या, एक आके यहाँ पे ये वाला जो गैप है राजमहल गैप, यानी कि इस गैप के अंतर्गत आके बंगाल की खाड़ी में मिला। और ये जो तिब्बतियन रिवर था वो भी आके आगे जाके इस गारो गैप में सम्मिलित होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर गया उसका, यानी कि यहाँ पे आके वो समुद्र में विस्तृत हो गया, मिल गया। तो ये देखिए, ये जो पहला पोर्शन था वो क्या क्या बन गया आज के वर्तमान संदर्भ में, सिंधु नदी। ये पोर्शन गंगा नदी। ठीक है, और ये वाली जो पोर्शन था वो हो गया आज के संदर्भ में ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, तो अभी हम जो क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में, यानी कि सिंधु नदी तंत्र का अपवाह प्रणाली के बारे में। ठीक, तो इसको देखते हैं आगे। सिंधु नदी तंत्र देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक, भारत का ऊपरी वाले क्षेत्र यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के साइड वाला क्षेत्र, ये जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, ये सिंधु नदी तंत्र का जो है ये वाली सिंधु नदी तंत्र है। कौन सा, याद कीजिए, मध्य प्लायोसीन युग में क्या हुआ था, प्लायोसीन एज में इंडो ब्राह्मी नदी का दिल्ली रिज के उत्थान के कारण पश्चिम की ओर जो गमन हुआ था वो क्या था, सिंधु नदी। यही सिंधु नदी के बारे में हम लोग आज विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, ये है सिंधु नदी। तो सबसे पहले ये जो सिंधु नदी है उसके यहाँ पे देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ पे हुआ था, इसका देखेंगे यहाँ पे मुहाना कहाँ पर है। ठीक, और इसकी कौन कौन से सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ यानी कि वितरिका, सहायक नदियाँ कौन कौन सा है। ठीक है, क्या क्या देखेंगे, इसका उद्गम कहाँ है, इसका मुहाना कहाँ है और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसके सर्वप्रमुख 5 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी है देखिए, सतलुज या सतलज नदी, व्यास, रावी, चिनाब,
और झेलम। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये जो सीक्वेंस है आपका नॉर्थ से साउथ की ओर, ये जेपीएससी में पूछा गया है, जेपीएससी पीटी में, कि ये जो सिंधु की सहायक नदियों का जंबल वे में दे दिया गया है और इसको पूछा गया है कि सिंधु की सहायक नदियां का जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर बतावें, तो उत्तरी से दक्षिण की ओर क्रम क्या हो जाएगा? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सिंधु नदी का जो उद्गम है ये है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील यहाँ पे है ना, कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी का जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है वहाँ पे है मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील कैसे? एक हिमानी नदी है, हिमानी यानी कि ग्लेशियर, ग्लेशियर यानी कि बर्फ के पिघलने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के फलस्वरूप आगे की ओर मूव करता है, मूव करते हुए इसकी जो सहायक नदी है छोटे मोटे, जैसे कि श्योक है, गिलगित है, उसी प्रकार से हुब्रा है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि आके सिंधु में मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ये आगे आने के बाद यहाँ पे एक झील है, उलर झील, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। इस झील के पास आगे जाने के बाद वो मुड़ जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए कराची के पास पहुंचती है, और कराची के पास पहुंचने के बाद वो अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए फिर से, उद्गम कहाँ पे है? मानसरोवर झील के पास। इस क्षेत्र में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद उसको जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं, श्योक, गिलगित, हुब्रा, ये प्रवेश करती है, उलर झील के पास से मुड़ जाती है, मुड़ते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, कराची के पास पहुँच कर ये इसका मुहाना कहाँ है? अरब सागर की ओर। ठीक, उसी प्रकार से सतलज नदी देखिए, सतलज नदी का है दोनों झील, मानसरोवर झील और राकस ताल झील, दोनों आसपास में है, राकस ताल। यहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है, यहाँ से ये उद्गम करते हुए सिंधु नदी में आके मिलती है। ठीक है, ये हो गया सतलज नदी। उसी प्रकार से यहाँ पे दो दर्रे हैं, दर्रा मीन्स पास। याद कीजिए, पहला क्लास में बताए थे कि दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, कौन कौन से दर्रे थे? पहला था यहाँ पे बरालाचला, रोहतांग दर्रा। ठीक, तो दो नदियाँ यहाँ पे रोहतांग दर्रे से निकलती हैं, ये वाली पोर्शन रोहतांग और ऊपर वाली बरालाचला, बरालाचला पास यानी कि दर्रा। तो व्यास नदी है वो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास कहाँ? रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड, कहाँ से? व्यास कुंड से निकलती है और सतलज नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, फिर से देखिए, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और सतलज नदी में आके मिल जाती है। सतलज नदी में आके कहाँ पे मिलती है? हरिके नामक एक जगह है, हरिके, हरिके नामक एक जगह है, उस जगह पे आके मिलती है। और इस जगह पे एक बांध भी बनाया गया है, बैराज, उसको बोलते हैं हरिके बैराज। क्या? हरिके बैराज। ठीक, उसी प्रकार से रावी नदी, रावी नदी का भी उद्गम जो है रोहतांग दर्रे से है, इसी के आसपास से क्षेत्र रावी नदी। ठीक, अब चिनाब नदी, चिनाब नदी का जो उद्गम है, ये देखिए रावी नदी रोहतांग दर्रे से उसका उद्गम है। चिनाब नदी, चिनाब नदी का जो उद्गम है वो बरालाचला दर्रा, यहां वाला पोर्शन जस्ट इसके एबव, व्यास रावी के जस्ट ऊपर, ये वाला है बरालाचला। इस जगह से दो छोटी छोटी नदियां, कौन सी नदियां?
चंद्रा और भागा। कौन सी नदियाँ? चंद्रा और भागा। ये जो दोनों नदियाँ हैं एक जगह पे मिलती है और यहाँ से इस नदी के रूप में, चेनाब नदी के रूप में आगे बढ़ती हुई देखिए आती, आगे बढ़ जाती है। तो चिनाब नदी का उद्गम कहाँ है? बरालाचला के पास। वो कौन कौन सी जो छोटी नदियाँ हैं जो चिनाब के आगे पास मिलती है? इंदिरा और भागा, ठीक है, चंद्रा और भागा। इसी की वजह से इसका एक और नाम क्या है? चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी, ठीक है। एक और नदी है झेलम। झेलम भी है, बेरीनाग झील से निकलती है। बेरीनाग झील से निकलने के पश्चात देखिए आके चेनाब में मिलती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है चेनाब और ये है झेलम। तो जेपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, सिंधु, ये सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सा? सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। इसमें से सबसे बड़ी नदियां कौन है? सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन है? तो सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सा है? चेनाब। ये जो है ना चंद्रभागा नदी, ये है सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक। सबसे बड़ी नदी कौन हो गया? चेनाब, चंद्रभागा नदी। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन है? सेकंड लार्जेस्ट में है रावी, रावी। फर्स्ट में चेनाब, सेकंड में रावी। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है? झेलम। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? व्यास। एक बार फिर से देखिए, सिंधु नदी की सहायक नदी यानी कि सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इनमें से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? चेनाब। सेकंड सहायक नदी रावी, थर्ड लंबी झेलम, सबसे छोटी व्यास, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखिए एक बार जेपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे 1960 के दशक में एक समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? सिंधु समझौता। 1960 के दशक में एक समझौता हुआ था, उसका नाम था सिंधु समझौता, सिंधु नदी समझौता, ठीक है। ये सिंधु नदी समझौता था। ये सिंधु नदी समझौता में क्या था? देखिए यहाँ पे 1960 में सिंधु नदी समझौता, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। ये जो सिंधु नदी समझौता है 1960 में हुआ। कब? 19 सितंबर 1960 में, ठीक। इसमें क्या हुआ कि जो सिंधु नदी का है बंटवारा किया गया। किनके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्यों बंटवारा किया गया? इस जल के विभाजन को लेके। इस जल का विभाजन क्यों किया गया? क्योंकि इस जल का वितरण को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया। इसके वजह से सिंधु नदी समझौता किया गया 1960 में। इसका मध्यस्थता कौन किया? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में सिंधु नदी समझौता हुआ, ठीक है। किसके किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान। उस समय इंडिया का जो नेतृत्व किया था वो कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान का नेतृत्व कौन किया था? उस समय 1960 में सेना प्रमुख चलता था, सेना कमांडर था, वो कौन था? अयूब खान। अयूब खान। इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाया वर्ल्ड बैंक, सिंधु नदी समझौता के नाम से जाना गया। और इसमें एक तथ्य दिया गया और बोला गया कि ये जो निष्कर्ष है ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मांगना पड़ेगा। और इन्होंने जो वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता किया वो क्या था? इन्होंने बोला कि जो इंडिया का भाग है वो सतलज नदी, व्यास नदी और रावी नदी, कौन सा?
सतलज, रावी और व्यास नदी, इसका जो जल का बंटवारा है वो इंडिया की तरफ होगा, और जो शेष सहायक नदी है चेनाब और झेलम, उसका बंटवारा पाकिस्तान की तरफ हुआ। यानी कि 1960 के में जो समझौता हुआ उसमें ये तय किया गया कि सतलज, रावी और व्यास, सतलज, रावी और व्यास, ये जो नदियां हैं इसके जल का उपयोग भारत करेगा, और जो शेष दो नदियां रह गया चेनाब और झेलम, इसके जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। ये किया कौन? 1960 में वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये था आज का हमारा डिस्कशन। एक बार चलिए तुरंत रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या किया। शुरुआत में हम लोगों ने देखा अपवाह प्रणाली क्या था। अपवाह प्रणाली क्या था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जहाँ जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा होता है। जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया, जहाँ से वो जल को ग्रहण करती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसका नदी का उद्गम क्या है, फिर नदी का मुहाना क्या है। तो उद्गम जहाँ से नदी जल ग्रहण करते हुए आगे की ओर बढ़ती है, उद्गम। मुहाना कहाँ है? तो मुहाना जहाँ पे नदी जाके समुद्र में मिलती है वो क्या कहलाया? मुहाना। मुहाना में दो तरह के से, ये तो एक डेल्टा और एक क्या? डेल्टा और दूसरा एस्चुअरी। डेल्टा क्या? जो कि अवसाद रहित हो, यानी कि अवसाद उसके साथ हो, वो कहलाया डेल्टा। और एक क्या? एस्चुअरी, जिसमें कि अवसाद नहीं हो। उसके आगे हम लोग डिस्कस किए कि जो सिंधु नदी का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ। सिंधु नदी का फॉर्मेशन आज से लगभग जो 5 से 27 मिलियन वर्ष पूर्व इंडो ब्राह्मण नदी के दिल्ली रीज के उठने के कारण हुआ। फिर मालदा गारो गैप के कारण ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी का विभाजन हुआ। फिर हम लोगों ने देखा कि जो सिंधु नदी तंत्र है उसका क्या क्या फॉर्मेशन था, उसके क्या क्या सहायक नदी थी, और इस सिंधु नदी में एक समझौता हुआ 1960 में, जिसका विश्लेषण यहाँ था। तो ये आज का था हमारा डिस्कशन। होप कि आज अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।